नई मुंबई महानगर पालिका के स्वीकृत नगर सेवकों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आज इलेक्शन पिटीशन पर निर्देश देते हुए कोर्ट ने महानगर पालिका और स्वीकृत नगर सेवकों को शोकाज नोटिस दिया है और सीधे तौर पर सवाल पूछा है कि जिस प्रक्रिया के तहत आपका चुनाव हुआ उसे कैसे सही माना जाए और क्यों ना आपकी जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी जाए। ये पूरा पिटीशन दाखिल करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव मोहन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। मिश्रा जी, आपने जो इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया था, आज सुनवाई थी, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, मुझे यह आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि प्राथमिक स्तर पर हम कोर्ट को यह कन्विंस करने में कामयाब रहे कि नहीं, हमारे पिटीशन में जो बातें कही गई हैं वो लीगली सही हैं और बेहद ही मजबूत तरीके से हमने अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखा और सारी चीज़ें उनको एक्ट भी बताया, उनको रूल्स भी बताए, उनको बाकी के जो प्रोसीजर होने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं वो सब बताए। सारी चीज़ों को कोर्ट ने बहुत देर तक, मतलब करीब 45 मिनट्स हम लोगों को सुना कोर्ट ने, और तब जाकर के कोर्ट कन्विंस हुआ कि नहीं, ये मैटर जो है ये सुनने लायक है और इसकी हियरिंग लेनी जरूरी है। इसलिए उन्होंने फिर शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया। जो भी रिस्पोंडेंट है, टोटल 16 रिस्पोंडेंट है, 16 रिस्पोंडेंट को कोर्ट ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। जो 7 से 16 नंबर तक के रिस्पोंडेंट बताए गए हैं वो स्वीकृत नगर सेवक हैं। क्या इसमें खास तौर पर क्या वर्ड इस्तेमाल किया है कोर्ट? नहीं, देखिए क्या है कि कोर्ट को एक चीज़ तो साफ देखी गया कि जो लोग डिस्क्वालिफिकेशन के लेबल हैं, जिनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन रूल लागू होता है, वो भी इसमें सेलेक्ट किए गए। अच्छा। दूसरी चीज़ की कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कोर्ट को ये लगा कि एक कुछ ऐसा पेपर उसमें है जिसमें कि ऑलरेडी एक व्यक्ति जो नॉमिनेट हुआ है वो इसके पहले इसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो वैसी स्थिति में कोर्ट को निश्चित ये बात बहुत गंभीर लगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको उसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले डिस्क्वालीफाई किया है उसको आज सेलेक्ट कैसे किया नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर के रूप में। तो कुछ ऐसी बातें थी जो कोर्ट को समझ में आई कि नहीं, इसमें कुछ तो ग्रेव कहीं चूक हुई है, कुछ तो ऐसी ग्रेविटी वाली मैटर है ये जिसको सुनना जरूरी है। और इसके आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि भाई इनको नोटिस किया जाना चाहिए। और कोई भी, मैंने इंटरिम एप्लीकेशन भी फाइल किया था और मैंने ये मांग की थी कि इन सारे लोगों का जो है कार्य पद्धति पर रोक लगाया जाए और इनको पालिका के किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति न दी जाए। इस तरह का मैंने डिमांड किया था अपने इसको जो इंटरिम पिटीशन जो होता है उसके आधार पर। बट लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक बार उनको सुनना भी जरूरी है और उसके बाद ही हम आपको कोई ऑर्डर पास करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि ये तो जरूर मेरी बहुत बड़ी जीत है कि कम से कम प्राथमिक स्तर पर मैं कोर्ट को यह बता पाने में कामयाब रहा कि मेरे जो भी लीगल पॉइंट्स हैं वो सुनने लायक हैं और उसको महत्व दिया जाना चाहिए। प्रोविजन क्या है जिसको आपने चैलेंज किया है, चुनौती दी है आपने? देखिए, प्रोविजन बहुत क्लियर है कि कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि अर्बन लेवल पर उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ही सिस्टमैटिक हो और वो बहुत अच्छे तरीके से हो। तो जो लोग चुन करके आते हैं ना, मान लीजिए जिनका इलेक्शन में भाग लेते हैं, वो बहुत तज्ञ नहीं होते हैं, वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, वो समाज में काम करते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उनका परिचय रहता है, वो जीत के आते हैं, लेकिन उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। तो इस कारण से राज्य सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड लोगों को भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की महासभा में जगह देंगे जो कि महानगर पालिका प्रशासन को सही गाइडलाइन दिखा सके कि एजुकेशन के मामले में आपको क्या क्या करना चाहिए तो एजुकेशनल स्पेशलिस्ट होगा, हेल्थ के मामले में क्या क्या करना चाहिए तो हेल्थ स्पेशलिस्ट होगा, आपका अकाउंट्स किस तरीके से चलना चाहिए तो अकाउंट्स का स्पेशलिस्ट होगा, आपके लॉ, आपका जो विधि विभाग है वो कैसे अच्छा करना चाहिए तो एक लॉ स्पेशलिस्ट होगा। इसी तरीके से टोटल 6 लोगों का उसमें डिसाइड किया गया कि 6 लोगों को। एक ऐसा भी है कि जो रिटायर्ड म्यूनिसिपल असिस्टेंट कमिश्नर या सीईओ ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल हो, इनको भी एक दिया जा सकता है कि जिससे कि वो अपने अनुभव का लाभ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे सके। इस तरीके का 6 डिसाइडेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिसाइडेड क्वालिफिकेशन है। और इन सारे क्वालिफिकेशन को इसलिए किया गया क्योंकि बेहतर प्रशासन हमको मिले। तो वैसी स्थिति में पूरी तरीके से जनहित से जुड़ा मुद्दा भी है। और दूसरी चीज कि जब आपको स्पेशली ये चीज नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर का इसी कारण से लिया गया
कि आपको ऐसे ऐसे तज्ञों को रखना चाहिए और आप उसी को तहस नहस करेंगे तो क्या मीनिंग रह जाएगा? फिर नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर का मीनिंग क्या है, क्यों रखने का? फिर तो 111 कॉर्पोरेटर आप लोग हैं, आप ही लोग चलाइए सब कुछ, क्यों जरूरत है नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर का? तो वो जो पूरी धारणा है, पूरा मोटिव ऑफ द लॉ है या प्रोसीजर ऑफ द लॉ है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है और यही कारण है कि मुझे मजबूरन इलेक्शन पिटीशन के जरिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। जिन लोगों का नॉमिनेशन हुआ है उनकी कार्यपद्धति या उनके बैकग्राउंड को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आप अगर आप देखने जाइए तो इसमें से 2 तो ऐसे लोग हैं जो इसके पहले पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने के बाद हार गए, हारने के बाद उनका सिलेक्शन किया गया। बाकी के जो लोग हैं वो सब किसी न किसी, आप नाम बताते चलें अगर आपको ध्यान हो तो, ताकि दर्शकों को आसानी से समझ। देखिए, अब 2 लोग जिसमें से अपर्णा गौते और जगजीवन बसंत केनी एलियास बंडू केनी, ये दोनों इसके पहले इलेक्शन लड़े थे। इलेक्शन लड़ने के बाद वो हार गए। उनके इलेक्शन के वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ऑब्जेक्शन भी डाला गया था। ऑब्जेक्शन डालने के दौरान यह बताया गया था कि ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं और रिटर्निंग ऑफिसर चूंकि पावर नहीं था नॉमिनेशन कैंसिल करने का, इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने बोला कि आप इलेक्शन पिटीशन के जरिए आप जा सकते हो। तो इस तरह की बातें ऑलरेडी पालिका के सामने आ चुकी हैं और फिर भी उन दोनों का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अमित मेडकर भी चुनाव लड़े थे, अभी मैं भूल गया, अमित मेडकर भी चुनाव लड़े थे, लक्ष्मीकांत पाटिल भी चुनाव लड़े थे, वो हार चुके हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग, द्वारकानाथ भोई रहे, वो हार चुके थे। तो वो सब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग आए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुन करके। और जब आप इनका मतलब खेत के साथ कहता हूँ, हालांकि यह कोर्ट मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई क्या जेन्युइन है क्या इनजेन्युइन है, बट लेकिन जब आप इनको आप ऑब्जर्व करेंगे, इनका जो एफिडेविट ऑब्जर्व करेंगे और उसमें जो एड्रेस इन लोगों ने दिया है वो एड्रेस सेल्फ इंडिकेट करता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत रहते हैं। वो उनका एफिडेविट शो करता है। तो वैसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस घर के आगे हाउस नंबर लिखा हुआ है, वो हाउस नंबर का मतलब होता है कि वो इलीगल है। अदरवाइज उसमें प्लॉट नंबर रहते हैं, उसमें सोसाइटी का नाम रहता है, उसमें कुछ रहता है, इस तरह की बातें होती है। तो वैसा देखा बहुत सारे लोगों का वैसा लगा हुआ है। लेकिन मतलब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेन मोटो है एक्ट का, या जो राज्य सरकार ने नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर का जो कंसेप्ट लाया, इवन आप एक्ट में भी देखेंगे तो एक्ट में भी जो सेक्शन 2 अंडर ब्रैकेट 11 और सेक्शन 5 अंडर ब्रैकेट 2 अंडर ब्रैकेट बी, जो ये बोलता है, ये भी बहुत क्लियर बोलता है कि सिर्फ तज्ञ लोगों को ही लेना है। तो वैसी स्थिति में ऐसे में आप इतना महत्वपूर्ण चीज कि कैसे आप पालिका प्रशासन को एक बेहतर लोगों की मदद दे सकते थे, उसको आप छीन रहे हैं इस शहर से, यहाँ की जनता से, यहाँ के मतदाता से। यह ठीक नहीं है। और ये मुझे जब समझ में आया कि नहीं, अब तो ये बहुत हो रहा है, इनके खिलाफ चैलेंज जरूरी है और इनको एक कानून का सीख देना जरूरी है, तो मैंने इलेक्शन पिटीशन का सहारा लिया। बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ ये ऑलरेडी पिटीशन आपने दाखिल किया, उनका कहना है कि ये पहले से होते रहा है, अब ये नया इसमें क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने चैलेंज दिया है, इसे होगा कुछ भी नहीं। देखिए, भारत में एक कहावत है कि जब जगो तब सवेरा। तो अगर हम पहले अंधेरे में रहते हैं, इसका मतलब हम रोशनी को नहीं जलाएंगे, ये तर्क थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, जब तक लोगों को लॉ की जानकारी नहीं थी, लोगों को पास ये बात नहीं पहुंची थी, एक तो कि ये पालिका का कर्तव्य है कि जो लॉ था, ये जो अपॉइंटमेंट रूल है, ये सबको बढ़िया से प्रचार प्रसार करना ये पालिका की जिम्मेदारी थी। उसने नहीं किया। मुझे मान लीजिए ठीक है, 2012 के लॉ की जानकारी मुझे 2026 में हुई, तो क्या हो गया, मुझे लॉ की जानकारी तो हो गई। मान लीजिए किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में हमारे यहाँ बन गया और हम मान लीजिए आज पढ़ रहे हैं, तो भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन को जाना, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के एक पहलू को उठा सकता हूँ। तो ये कहना कि ये पहले से होता आ रहा है इसलिए परंपरा कायम रहनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये लोग शायद लॉ के कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, इसलिए इस तरह का तर्क दे रहे हैं। कमिश्नर को अधिकार होता है कि वो कानून का पालन करे, उनका उत्तरदायित्व भी है। कमिश्नर ने इसमें कुछ भी नहीं किया, वो अपना हाथ उठा रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कई लोगों से जो बातचीत हुई, उन्होंने यही प्रतिक्रिया कमिश्नर के हवाले से जो आई, उन्होंने बताया। अब इस नोटिस के बाद क्या आपको लगता है क्या होगा? देखिए, माफ़ कीजिएगा, कमिश्नर को यह पता है कि टेंडर फाइनल होता है उनके सिग्नेचर से, अकाउंट्स फाइनल होता है उनके सिग्नेचर से, उनके सिग्नेचर से सारे नियम कानून का पालन जो होता है वो सब में उनके सिग्नेचर लगते हैं। और जब नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर को चुनने की बात आई तो उनको रूल की जानकारी नहीं है, उनको एक्ट की जानकारी नहीं है। ये जो तर्क अगर कमिश्नर देते हैं तो ये बेहद ही, जिसको बोलते हैं कि अविश्वसनीय तर्क है। और मुझे लगता है कि ये लोग IAS हैं साहब,
ये लोग कोई रोड पर के उठाए हुए, कोई फुटपाथ से लाए हुए लोग नहीं है, दे आर IAS। तो वो अगर इस तरह का तर्क देते हैं कि हमको लॉ की जानकारी नहीं थी, हमको एक्ट की जानकारी नहीं थी, ये बिल्कुल ही बेतुका है। और मुझे लगता है कि ऐसा अगर तर्क कमिश्नर देते हैं तो शर्मनाक है। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले, पूरे मामले पर बेलापुर कोर्ट ने जो नोटिस दिया है उसमें इन स्वीकृत नगर सेवकों की भी सुनवाई होने वाली है। अगली तारीख जो 1 अप्रैल को तय की गई है, उस वक्त देखना होगा कि कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर कौन सा रुख अपनाता है और कौन सा फैसला देता है। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।